दोस्तों, आपने भोजपुरी गाना तो जरूर सुना होगा। जब भी भोजपुरी की बात होती है तो बिहार का नाम आपके सामने खुद ही आ जाता होगा। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी ही बोली जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार में भोजपुरी के बराबर ही एक भाषा मैथिली भी है जो वहाँ बोली जाती है। आपने मैथिली गाना सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मिथिली का मखाना जरूर खाया होगा। बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजीका जैसी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, लेकिन मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हालांकि बिहार की राजभाषा सिर्फ हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार की भाषाओं, खासकर मैथिली के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ सालों में कई संगठन समय समय पर भाषा और संस्कृत के नाम पर एक मिथिला राज्य या मिथिलांचल की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है मिथिला राज्य की मांग का इतिहास? मिथिला राज्य में बिहार के किन जिलों को शामिल करने की मांग हो रही है, चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर अगस्त 2022 में जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों को ये नारा लगाते देखा गया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में बिहार की राजधानी पटना में हजारों की संख्या में युवाओं ने पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च किया था। समय समय पर मिथिला से जुड़े संगठन बिहार में मिथिला राज्य की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। मिथिला राज्य की मांग कोई नई बात नहीं है, ये मांग बिहार बनने से भी पुराना है। मिथिलांचल एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी नदी और उत्तर में हिमालय की तलहटी से घिरा है। मिथिलांचल में बिहार और झारखंड के बड़े हिस्से और नेपाल के पूर्वी तराई के आसपास के जिले शामिल है। मिथिला में मूल भाषा मैथिली है और इसे बोलने वालों को मैथिल कहा जाता है। आपको मिथिला के बारे में और ज्यादा बताने के लिए लेकर चलते हैं त्रेता युग में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा निमि के पुत्र मिथि के राजवंश को ही मैथिली कहा गया है। कई अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिथि के द्वारा ही मिथिला को बसाने की बात स्पष्ट की गई। रामायण में देवी सीता की जन्मस्थली मिथिला को कहा गया है। मान्यता है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुरोना नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोता था तो उस समय धरती से सीता माँ का जन्म हुआ था। पौराणिक काल से वर्तमान काल तक मिथिला का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज है। महाजनपद काल में मिथिला वज्जी संघ का हिस्सा था। मिथिला के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें तो 1381 में मिथिला पर कराणक वंशीय राजा हरि सिंह का शासन था। उसी समय दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। बंगाल से विजय प्राप्त कर दिल्ली लौट रहे तुगलक को जब मिथिला के राज्य के बारे में जानकारी मिली तो उसने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। मुगल काल से पहले सिकंदर लोदी ने इस क्षेत्र की कमान अलाउद्दीन को दी, जो कि एक अनसक्सेसफुल रूलर साबित हुआ। अकबर के समय में यहाँ का राजा महेश ठाकुर को बनाया गया, जो कि खंडवाल वंश के थे। महेश ठाकुर की विद्वत्ता से अकबर बहुत खुश थे, जिसके चलते उन्होंने स्वतंत्र रूप से राज चलाने की अनुमति मिली। भारत की आजादी तक इस क्षेत्र में खंडवाल वंश के ही राजा राज करते रहे। इस वंश के अंतिम राजा कामेश्वर सिंह थे। खंडवाल वंश के राजाओं को बेहद ही दानवीर राजाओं के रूप में भी जाना जाता है। खंडवाल वंश के अंतिम राजा कामेश्वर सिंह के पिता रामेश्वर सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उस समय 50 लाख रुपए दान किया था। पटना में रंगभंगा महल पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया। मिथिला की सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो ये बहुत ही शानदार रहा है। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को हार माननी पड़ी थी। बिहार के सहरसा का मिहिशी गांव मंडन मिश्र का गांव था। माना जाता है कि उनका तोता भी संस्कृत बोलता था। मिथिला को महाकवि कालिदास, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई, उद्यानाचार्य और विद्यापति की भूमि भी मानी जाती है। मिथिला के खान पान और पर्वों को भी बेहद ही उन्नत माना जाता है। वहाँ पर पान मखाना, मछली दही, पाग दो पट्टा, जनेऊ सुपारी काफी लोकप्रिय है। यहाँ के मिथिला मखाना और रोहू मछली को GI टैग भी मिला हुआ है। मिथिला के लोकगीत भी काफी मशहूर है। सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर के गानों को आपने भी जरूर सुना होगा। झिझिया, ढोमकच, जट जटनी और झरनी जैसे लोक नृत्य यहाँ पर काफी लोकप्रिय हैं। मिथिला की पहचान अनोखी मधुबनी पेंटिंग को भी लेकर भी है। मधुबनी पेंटिंग को विश्व प्रसिद्ध आर्ट फॉर्म माना जाता है। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर भी उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। मधुबनी चित्रकला ज्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे प्राकृतिक वस्तुओं को, शाही अदालत के दृश्यों और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों को व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है।
चलिए अब आपको मिथिला राज्य की मांग के आधुनिक इतिहास पर ले चलते हैं। अंग्रेजों ने 1881 में मिथिला शब्द को भारत सरकार के डिक्शनरी में जोड़कर इसको पहचान दी। इसके बाद 1902 में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा आधारित सर्वेक्षण किया और मिथाली राज्य का नक्शा तैयार किया। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। उस समय भी बिहार राज्य की मांग के बीच सर जॉर्ज ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा मिथिला राज्य की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को ठुकरा दिया। 1921 में दरभंगा राज्य के महाराजा रामेश्वर सिंह ने भी मिथिला राज्य की मांग को अंग्रेजों के सामने उठाया, लेकिन उस समय भी ये मांग खारिज कर दी गई। 1936 में जब ओडिशा को बिहार से अलग किया गया तो एक बार फिर मिथिला राज्य की मांग ने जोर पकड़ी, लेकिन इस बार भी ये आवाज दब गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद भाषा के आधार पर देश भर में कई राज्यों का जन्म हुआ, लेकिन मिथिला राज्य की मांग एक बार फिर अनसुनी कर दी गई। 1986 में 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन के जरिए मिथिला राज्य की मांग को फिर से जिंदा किया गया। 1996 में मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया और मिथिलांचल के विकास के लिए एक स्वायत्त विकास परिषद यानी ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल की मांग की। जब 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया तो उस समय भी मिथाली राज्य की मांग अनसुनी कर दी गई। हालांकि मिथाली राज्य के समर्थकों को उस समय बड़ी सफलता मिली जब 92 में संविधान संशोधन के जरिए 2003 में मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद से समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मिथिला राज्य बनाने की मांग की, लेकिन ये मांग कभी भी जमीन पर नहीं उतर सकी। मिथिला राज्य की मांग पहले भाषा और संस्कृति के आधार पर ही की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये मांग रोजगार, विकास और कल कर खाने के मुद्दे के जरिए की जा रही है। हाल के दिनों में मिथिला राज्य की मांग करने वाली संस्था मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा प्रस्तावित मिथिला राज्य को लेकर जो मैप जारी किया गया है उसमें बिहार के 24 जिले मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पश्चिम चंपारण, बांका, शेखपुरा, जमुई, लखीमसराय और खगड़िया तथा झारखंड के 6 जिले साहिबगंज, गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर और जामताड़ा शामिल हैं। मिथिला राज्य की मांग में बिहार और झारखंड को मिलाकर कुल 30 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें शामिल अधिकतर जिले उत्तर बिहार के जिले हैं। मिथाली राज्य की मांग करने वाले का कहना है कि उत्तर बिहार के जिलों के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि दक्षिण बिहार के जिले को ज्यादा वैल्यू मिल रही है। उत्तर बिहार ही वो हिस्सा है जहां से हर साल नेपाल के पहाड़ों से निकलने वाली नदियां यहां के जिलों में बाढ़ की तबाही लेकर सामने आती है। यही कारण है कि ये क्षेत्र काफी पिछड़ा है। मिथिला राज्य के समर्थक केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं मिथिला क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की गई है। एक समय था जब भारत के चीनी उत्पादन का लगभग 40% चीनी मिथाली के क्षेत्र से आता था, लेकिन राजनीतिक नकारात्मक सोच के कारण आज यह अनुपात सिमट कर मुश्किल से 4% रह गया। स्वतंत्रता से पहले इस क्षेत्र में 33 चीनी मिलें थीं, लेकिन आज मात्र 28 बची हैं, जिसमें से केवल 5 मील ही कार्यरत हैं। उन लोगों का मानना है कि मिथिला राज्य बनेगा तो इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। दोस्तों, आखिर क्या बात है कि बंगाल से बिहार के अलग होने से पहले से ही जिस राज्य की मांग शुरू हो चुकी थी, जिनकी भाषा और संस्कृति का एक लंबा इतिहास रहा है, उस मिथिला राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे कारण है मिथिला राज्य का प्रस्तावित नक्शा। इस नक्शे में जिन जिलों को शामिल किया गया उसके कई जिले इस राज्य की मांग से सहमति नहीं रखते हैं। इनमें कुछ ऐसे जिले शामिल किए गए हैं जहां के लोग बज्जिका और अंगिका भाषा बोलते हैं। मिथिला राज्य के विरोधियों का कहना है कि इस आंदोलन का प्रभाव बिहार के सिर्फ 2 जिलों तक ही सीमित है, दरभंगा और मधुबनी। यही वो 2 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मैथिली बोली जाती है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सहरसा जिले में भी मैथिली बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक मैथिली भाषा बोलने वालों की संख्या करीब 5 करोड़ के आसपास है। आप क्या सोचते हैं? भाषा और संस्कृति के नाम पर देश में नए राज्य बनने चाहिए? क्या आपको लगता है कि बिहार के विकास के लिए नया मिथिला राज्य की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।